हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एडुजोन। ये चैनल जो है बेसिकली बोर्ड एस्पिरेंट को रख करके ध्यान में, अभी जो सीरीज चलाई जा रही है वो बोर्ड एस्पिरेंट को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। सो इस चैनल को पूरा देखें क्योंकि इसमें बहुत छोटे में ज़्यादा गागर में सागर भरने वाली चीज़ का उपयोग किया गया है ना। तो गागर में सागर कहने का मतलब ये है कि छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बताने की कोशिश की गई है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो बिना समय को गवाए और हम लोग आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि कुलम्स लॉ है, जो कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और 12th में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कुलम्स लॉ जो है हम लोग ने पिछले क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के टाइप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो चार्ज कुलम ने एक लॉ दिया, अगस्ता कुलम ने एक लॉ दिया जो कि इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के ऊपर था। ये लॉ क्या है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस जो होंगे वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे। जैसे दो चार्जेस हैं, अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, दोनों एक डिस्टेंस r पर एक दूसरे से रखे गए हैं। उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि फोर्स जो लगेगा, force acts between the line joining two charges is directly proportional to product of their charges। उन्होंने तीन बातें बताई। पहला क्या कि फोर्स जो होगा, जो दोनों के बीच एक्ट होगा, वो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के बीच ही होगा। मतलब बिल्कुल इधर उधर नहीं, ऐसा नहीं है कि फोर्स जब लगा तो फोर्स कभी इधर कभी उधर नहीं लग सकता, ये दोनों के लाइन के बीच ही फोर्स लगेगा। दूसरी बात बताई उन्होंने कि ये जो चार्ज होने चाहिए वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट चार्जेस क्या होता है। तो पॉइंट चार्जेस, दो बातें बताई। दूसरी बात ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है, जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ही बड़ा फोर्स एक दूसरे के बीच लगेगा। और इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है यानी बल है वो इक्वल होगा। और अगर सेम है, जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो उनके बीच भी रिपल्सन होगा। बट अपोजिट सेंस के चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव रहें तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो वो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो फोर्स इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तीसरी बात बताई उन्होंने कि फोर्स जैसे डिस्टेंस, कैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि डिस्टेंस जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फोर्स, उतना ही कम फोर्स लगेगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ कुलम ने भी कहा कि भाई डिस्टेंस जो है, आप अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, इन दोनों के बीच अगर हम r को बढ़ाए तो फोर्स उतना ही कम लगेगा। और अगर डिस्टेंस जितना हम घटाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, attraction or repulsion between 2 point electric charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them and act along the line joining two charges। यही उन्होंने बताया। ठीक है। तो अब ये जो है इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई में R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक K कांस्टेंट आता है जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रोसिटी फोर्स कांस्टेंट या फिर कुलम कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है।
वैक्यूम में के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये एप्सिलॉन नॉट अभी मैं आगे बताऊंगा अगले स्लाइड में। यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मीडियम में के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। एप्सिलॉन जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। अब इसको डिफाइन करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, आगे जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी की भांति बिहेव करेगा। तो इसलिए इसके 3 नाम हो गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, है ना। या फिर इसको डायरेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब किसी मीडियम में उसकी एबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंडक्ट करने की एबिलिटी को ही हम परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन उसको दिया जा सकता है क्या, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। वैक्यूम में जो होता है एप्सिलॉन नॉट, आप इस तरह से फोर्स को, कूलम्ब्स लॉ को वैक्यूम में इस तरह लिख सकते हैं, और मीडियम में उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। वैसे एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर जो है वो क्या होगा, 1 होता है एयर के लिए। ओके, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन को 8.9875 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, और इसी को जब हम इस फॉर्म में देंगे लगभग अप्रॉक्स, क्योंकि 8.98 है, तो जब हम इसको 9 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 इसका यूनिट हो गया। किसका है, उसका यूनिट जो हमारा कूलम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में सीबीएसई बोर्ड में इसको माना जाता है कि अच्छा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अटका देते हैं क्वेश्चंस। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कूलम्ब्स लॉ के लिए जो हमारा लॉ है, यानी जो चार्जेस जो है एक दूसरे से आर दूरी पर रखे गए हैं, इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो आपका ऐसा है कि 2 चार्जेस जो है वो क्या है, प्लस है, दोनों क्या है, सेम कैटेगरी के हैं, मतलब दोनों चार्जेस प्लस हैं। दूसरे वाले केस में दोनों चार्जेस क्या है, माइनस है। ओके, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा पॉइंटर की मदद से। ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, ये माइनस Q1, ये माइनस Q2, और थर्ड में हमने अपोजिट सेंस का चार्ज ले रखा है समझाने के लिए। तो देखिए, जब 2 चार्जेस एक दूसरे से आर दूरी पर रखे गए हैं और दोनों क्या हैं, सेम नेचर के हैं, मतलब प्लस प्लस हैं, तो दोनों के बीच जाहिर सी बात है रिपल्सन होगा। यहाँ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है, Q1 इंटू Q2 जो अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स है उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ हमने F12 और यहाँ F21 दिया है। F1 इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड F21 इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इन दोनों के बीच जो वेक्टर फॉर्म में, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ये R जो है वो डायरेक्शन दे रहा है। इसको हम कह सकते हैं R12 R1 माइनस R2, R12 को R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1,
किसी वो मोड के फॉर्म में होता है तो आप ले सकते हैं। एक्चुअली में ये केवल यही दिखाता है कि दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट सेंस के हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री का है, ठीक है। इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों के बीच जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से निगेटिव होगा, एक दूसरे से घटा देंगे। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होगी वो इक्वल होगी। आप देख सकते हैं F12 इज इक्वल टू दिस एंड F21 इज इक्वल टू दिस, बट डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट होगा। F12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और F21 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हों तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। F12 will be equal to F21 in magnitude, but in vector form they will be equal and opposite, so F12 is equal to minus F21 वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ये जो है F12 ये R12 प्लस माइनस दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट जो है स्मॉलर देन 0 है। तो वैक्यूम में अगर दे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह से हम इसको फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं दोनों का फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। ये R12 हो या R21 है, ये सिंपल यूनिट वेक्टर को बतला रहा है। यूनिट वेक्टर अगर थोड़ा सा याद होगा आपको तो हम लोगों ने पढ़ा था अपने 11th क्लास में वेक्टर में, यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। सो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21 इन ऑल द केसेस, चाहे वो ये केस आप लेते हैं या फिर आप अपोजिट सेंस चार्ज के केस लेते हैं, दोनों ही केस में ये क्या होंगे, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है, अपोजिट हैं। दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो क्या है, अपोजिट है। ओके, सो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आप लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए, जैसा कि बताया हमने, यूनिट वेक्टर को जब हम डायरेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ R12 को वेक्टर फॉर्म में, वहाँ यूनिट वेक्टर था, आप देखेंगे तो यहाँ क्या था, यूनिट वेक्टर था, और जब उसको वेक्टर के फॉर्म में हमने लिखा, जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो रेशियो होता है वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होगा, जो कि वेक्टर फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है। तो मैग्नीट्यूड R और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, R² होता था, बट वहाँ ऊपर में मैग्नीट्यूड R इंटू R वेक्टर लिखेंगे। दैट्स वाई R कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ RQ है। जब पुनः इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो R12 इज इक्वल टू R12 का मॉड इंटू R यूनिट वेक्टर। तो R यूनिट वेक्टर छोड़ करके R12 का जो मॉड है उसको मैं, वो R12 R के बराबर है, R12 हो या R21 हो, उसकी वैल्यू जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो R के बराबर ही है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। सो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ RQ हमने रखा है, फिर भी ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए यहाँ RQ है। वैसे इसे सिंपली इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के होता है, इसलिए कूलम्ब्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जैसा कि ग्रेविटेशनल लॉ को भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, वहाँ भी Gm1m2 बाई R² होता था। बट फ़र्क इतना है, थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आप कांस्टेंट नहीं सोचिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R² ये आता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 बाई R²। अगर आपको याद हो तो G की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻12 होती है, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे छोटा फोर्स है। और जब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, तो
के की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जब हम कांस्टेंट के की वैल्यू की बात करते हैं यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है। ओके, सो ये एक बड़ा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपेक्षा इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी है। अब आइए हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वाले वीडियो में, जो कि मैंने पहले बना रखा है, उस वीडियो में मैंने इसे डिस्कस किया भी था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो ज़रूर देखें और उस पर कमेंट लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए तो पढ़ते हैं अब यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है, कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब चार्ज, जैसा कि मैंने बताया था क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया है। इससे पहले मेरी जो वीडियो थी और उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं और एक कमेंट को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, थैंक यू। उन्होंने बताया, मैंने एक क्वेश्चन दिया था हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। उसमें गलती से मुझसे कहा गया था, मैंने गलती से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बजाय कूलम्ब बोल दिया था। 6.25 × 10⁻18 कूलम्ब मुझसे बोला गया था। वही उसके लिए मैं अपनी आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। और वेरी वेरी थैंक यू फॉर द लर्नर्स हु आर सपोर्टिंग मी एंड साथ ही साथ वो इतने ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, so now comes to unit of charge. The SI unit of charge is coulomb. 1 coulomb of charge is that charge when placed at rest in vacuum at distance of 1 meter from an equal and similar stationary charge, is repelled by it with a force of 9 × 10⁹ Newton. सिंपल, जो आपके K की वैल्यू है उसकी अगर सब कुछ 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, वेट मुझे ये मान लीजिए Q1 चार्जेस 1 हो जाए, 1 मीटर हो जाए, है ना, तो फिर फोर्स जो होगा, फोर्स की क्या होगा कि फोर्स 9 × 10⁹ ही आएगा। तो जब 9 × 10⁹ फोर्स आएगा, उसी फोर्स को हम कहेंगे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखिए सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज को बोलते हैं स्टैट कूलम्ब और ईएसयू का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और साथ ही साथ सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में के को यानी 1/k को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। वैक्यूम में के की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं, ये F इज इक्वल टू, अब चूंकि के की वैल्यू 1 है वैक्यूम में, है तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 Q2/R²। अब ये ध्यान रखेंगे ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू 1 है। यदि Q1 इज इक्वल टू Q2Q तो R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डाइन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ओके, एंड Q इज इक्वल टू ±1 स्टैट कूलम्ब। सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज को एब कूलम्ब बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, तो 1 EMU ऑफ चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू 3 × 10⁻10 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है। और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब बोल सकते हैं। 1 एब कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जानकारी हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी और कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। वैसे हम लोगों ने जान रखा है, मैंने बताया है, बट थोड़ी सी और जानकारी बाकी रह गई थी तो सोचा कि इस आगे बढ़ा दिया जाए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डायरेक्ट कोएफिशिएंट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू ε/ε0 होता है, ठीक है। या फिर 2 चार्जेस अगर सेपरेटेड है सर्टेन डिस्टेंस पे वैक्यूम में, तो फोर्स बिटवीन सेम 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम, तो भी आप फोर्स के टर्म में भी आप बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है,
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, एफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ भी बाई एफ एम। ओके, सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने कूलम्ब्स लॉ को लगभग ख़त्म कर लिया। इसे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके और इस डिफिनीशंस को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम लोग अब आगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर चलेंगे। कोशिश मेरी यही रही है कि शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, शॉर्ट वीडियो में काफ़ी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज जो है वो कोई भी चार्ज 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, या फिर डेंसिटी आप कह सकते हैं, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। Any charge which covers a space with dimension much less than its distance away from the observation point can be considered as point charge। जैसा कि मैंने बताया था पॉइंट चार्ज के बारे में, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, वो फुटबॉल वाला और मैदान वाला एग्जांपल मैंने दिया था, ठीक है। अब एक सिस्टम है जो कि बहुत ही क्लोजली स्पेस चार्ज है, उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्लोजली स्पेस चार्ज सिस्टम जो है ये एक फॉर्म है कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का, ठीक है। और डेंसिटी, जैसा कि हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जानते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, अगर वॉल्यूम के लिए हो, है ना। तो उसी प्रकार की डेंसिटी यहाँ भी है, वहाँ मास था और यहाँ चार्ज है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक लीनियर चार्ज है, एक लीनियर है, लाइन है, और लाइन के चार्ज को आप किसी भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज से उसको चार्ज करते हो, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है होल सरफेस पे, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, डी क्यू एलिमेंट, जी एल एलिमेंट है जिस पर डी क्यू चार्ज है, तो आप उसको टोटल चार्ज ऑन लाइन लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके लेमडा डी एल, जैसा कि ये आपका इक्वेशन आ रहा है, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। सो वी कैन इंटीग्रेट ओवर द लाइन, ओवर द लाइन मीन्स लेंथ जो एल है उसके ऊपर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरा का पूरा चार्ज मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसे लेमडा के द्वारा डिनोट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की ओर, जिसे कि सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है होल सरफेस एरिया पे। मान लेते हैं कि कोई सरफेस एरिया है, एक छोटा सा ds सरफेस एरिया है, और पूरे सरफेस एरिया पर जो है सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको मैंने dq मान लिया। तो सिग्मा जो है वो क्या होगा, dq बाई ds, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज द सिग्मा। इसका यूनिट जो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, और लेमडा का यूनिट कूलम पर मीटर होता है, ध्यान रखेंगे, मैं छूट गया था। टोटल चार्ज ऑन द सरफेस जो होगा q इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। हम लोग अगर ये स्फेयरिकल है, फुल स्फेयर के ऊपर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, रो से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये हमारा वॉल्यूम है, जहाँ की आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम डी क्यू चार्ज जो है वो एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट dv के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका वॉल्यूम v है, तो होल वॉल्यूम v पर, ये सॉरी ये टाउ लिखा गया है, ये v है एक्चुअली, वॉल्यूम होल वॉल्यूम पर हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वही रो डी क्यू पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं, या फिर क्यू पर यूनिट वॉल्यूम क्यू बाई भी। सो डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल वॉल्यूम की ओर देखना है बस, और कुछ नहीं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल वॉल्यूम, देन क्यू इज इक्वल टू रो डी टाउ। तो यहाँ हमारा छोटा सा जो पार्ट 1 है जो मैंने कहा था वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि जो भी सजेशंस हैं या फिर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, और ये क्लास रेगुलर चलेगी। आप अच्छे से इसे देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। सो इसी के साथ, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे कहना नहीं चाहिए,
बट ये रूल है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें बताएं, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको मिल रहा है और ये चलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मेरे टारगेट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो सकें वो क्लियर कर दिए जाएं। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।